13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर, भारत की आज़ादी के इतिहास का सबसे काला अध्याय, जब ब्रिटिश राज ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर ऐसा कातिलाना हमला किया जिसकी क्रूरता सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। रोलाट एक्ट के खिलाफ पूरे पंजाब में विरोध चल रहा था और अमृतसर में दो राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। यह एक सार्वजनिक बाग था, चारों ओर से घिरा हुआ, सिर्फ संकरे बाहरी रास्ते थे, जैसा कि ऑफिशियल मैप में दर्ज है। मतलब अगर कुछ गलत होता तो भागने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में द बुचर ऑफ अमृतसर कहा गया, शाम 5:30 बजे करीब 90 सैनिकों के साथ थॉम्पसन और लिएनफील्ड राइफलें लेकर वहां पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का आदेश दिया, न भीड़ को हटने को कहा, न ही महिलाओं व बच्चों को जाने दिया। ब्रिटिश आर्मी लॉग्स बताते हैं कि लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं और वह तब तक नहीं रुका जब तक सैनिकों के पास गोला बारूद बचा था। लोग दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश करते रहे, पर वहीं गिरते गए। वेल ऑफ डेथ यानी बाग के कुएं में सैकड़ों लोग छलांग लगाकर जान बचाना चाहते थे, पर मौत ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। आधिकारिक गिनती में सिर्फ 120 बॉडीज मिली, जबकि आईविटनेसेस इस संख्या को 200 से 300 बताते हैं। सरकार ने मौतों को सिर्फ 379 मान लिया, लेकिन इंडियन सोर्सेज इसे 1000 से 1500 तक बताते हैं, यानी ब्रिटिश ने असली आंकड़ा छुपाया। ग्राउंड रिपोर्ट्स में लिखा गया कि बैसाखी मेले के कारण वहां महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी मौजूद थे। यह कोई हिंसक प्रदर्शन करने वाली भीड़ नहीं थी, बल्कि एक डिसआर्म्ड गैदरिंग जो कॉलोनियल ब्रुटैलिटी का सबसे बड़ा शिकार बनी। फायरिंग के दौरान किसी भी भारतीय ने हथियार नहीं उठाया, कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जनरल डायर ने साफ कहा कि वह इंडियन मोरल को परमानेंटली क्रश करना चाहता था। इस नरसंहार में सिर्फ इंसान नहीं, मानवता भी मर गई, और यही वह दिन था जिसने करोड़ों भारतीयों के दिल में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नफरत और आज़ादी की चिंगारी को आग बना दिया। जनरल रेजिनाल्ड डायर की सोच को समझने के लिए हमें उस दौर के ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि 1919 में अंग्रेजों की नज़र में भारतीय सिर्फ उनके राज के गुलाम थे और उनकी कोई आवाज़, कोई अधिकार मायने नहीं रखते थे। जब पंजाब में रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ और दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, तब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अंग्रेजों को लगा कि यह बगावत जल्दी ही पूरे भारत में आग की तरह फैल जाएगी। जनरल डायर, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर समर्थक और नस्लवादी सोच वाला अधिकारी था, इस मानसिकता के साथ अमृतसर पहुंचा कि किसी भी कीमत पर भारतीयों को सबक सिखाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी विद्रोह करने से पहले 1000 बार सोचें। जब उसे जालियनवाला बाग में बड़ी भीड़ जमा होने की सूचना मिली तो उसने इसे एक सुनहरा मौका माना लोगों पर अपनी ताकत और ब्रिटिश शासन की क्रूरता थोपने का। उसने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का आदेश दिया और सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जमीन पर बैठे शांत लोगों पर निशाना साधो, खासकर जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी है। इतना ही नहीं, उसने बाग के एकमात्र संकरे रास्ते पर भी सैनिकों को तैनात कर दिया ताकि कोई भाग न सके। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार फायरिंग तब तक जारी रही जब तक गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। यह दिखाता है कि डायर का मकसद भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था, बल्कि जितने ज्यादा भारतीयों को मारा जाए उतना बेहतर। बाद में खुद डायर ने कहा, अगर रास्ता खुला छोड़ देता तो लोग भाग जाते और मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस एक बयान ने उसकी सोच को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। वह सिर्फ गोली चलाने नहीं आया था, वह आतंक फैलाने आया था। मास पनिशमेंट के नाम पर यह एक प्लान्ड स्टेट टेररिज्म था, जहां निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए मौत दी गई क्योंकि वे भारतीय थे और अपनी आज़ादी चाहते थे।
ब्रिटिश हुकूमत ने तो डायर को हीरो जैसा सम्मान देने की कोशिश भी की, लेकिन दुनिया भर में मानवता ने इस घटना को इतिहास की सबसे शर्मनाक और क्रूर घटनाओं में दर्ज किया। इसने भारत के लोगों के दिलों में इतना दर्द और गुस्सा पैदा किया कि अब भारतीय सिर्फ सुधार नहीं बल्कि पूरी आजादी चाहते थे। गांधी जी तक, जो पहले सिर्फ अधिकारों की बात करते थे, अब उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। जनरल डायर ने सोचा था कि भारतीय डर जाएंगे, पर उसके आतंक ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और आजादी की लौ पहले से ज्यादा तेज जला दी। यही इस त्रासदी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जहां अत्याचार होता है, वहीं क्रांति जन्म लेती है। जालियनवाला बाग अपने शांत नाम के पीछे एक ऐसा वास्तुजाल था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी कुछ ही मिनटों में नरक में बदल दी, क्योंकि यह जगह चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और अंदर प्रवेश करने या बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा गेट था, जिस पर जनरल डायर ने सैनिकों को पहले ही खड़ा कर दिया था ताकि कोई भी भागकर अपनी जान न बचा सके। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व की वजह से यहाँ हजारों लोग जमा थे। किसान, परिवार, बच्चे, महिलाएं और युवा। कई लोग तो राजनीतिक सभा की जानकारी के बिना सिर्फ त्योहार मनाने आए थे। क्राउड ट्रैप थ्योरी के अनुसार डायर ने बाग की बनावट का पूरा फायदा उठाया। वह सैकड़ों से नहीं बल्कि हजारों लोगों को अपनी गोलीबारी में फंसाना चाहता था। इसलिए पहले तो उसने गेट बंद करवा दिया, फिर सैनिकों को सबसे घनी भीड़ पर निशाने साधने का आदेश दिया ताकि अधिकतम लोग मारे जाएं और घबराहट में भागते हुए लोग एक दूसरे के ऊपर गिरकर कुचल जाएं। दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों पर भी लगातार गोलियां बरसाई गईं, जिससे किसी भी ओर से निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। हजारों लोग गोलियों से बचने के लिए उसी कुएं में कूद गए जो बाग के बीचों बीच था। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक 120 से ज्यादा शव उस कुएं में पाए गए, जबकि भारतीयों का दावा है कि संख्या इससे कहीं अधिक थी। सैनिकों ने तब तक फायरिंग रोकी नहीं जब तक गोलियां लगभग खत्म न हो गईं। 1650 राउंड में से 1600 गोलियां चलाई गईं और हर गोली एक फंसे हुए बेगुनाह भारतीय पर मौत का निशाना थी। ऊपर से बाग की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि गोली लगने से बचे लोग भी दर्द, खून और भगदड़ में दम घुटने से मरते चले गए। छोटे बच्चों की चीखें, महिलाओं की चिल्लाहट, घायल लोगों का तड़पना, यह सब कुछ दिखाता है कि यह कोई नियंत्रण खो देने वाली फायरिंग नहीं थी, बल्कि सोच समझकर बनाई गई एक ऐसी डेथ ट्रैप स्ट्रैटेजी थी जहां जनरल डायर ने सुनिश्चित किया कि एक भी भारतीय आसानी से जिंदा बाहर न निकल पाए। बाद में जब देर रात तक कोई मदद नहीं मिली और ब्रिटिश सोल्जर्स घायल लोगों को पानी तक नहीं पीने दे रहे थे, तब यह साफ हो गया कि घटना सिर्फ एक मासकर नहीं थी, यह एक प्लान्ड ह्यूमन एक्सटर्मिनेशन था जिसे साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए अंजाम दिया गया था। जालियनवाला बाग की संरचना इसलिए इतिहास में दर्ज सबसे बड़े नरसंहारों में एक बन गई क्योंकि वहां लोग सिर्फ मारे नहीं गए बल्कि एक फंसे हुए झुंड की तरह शिकार बनाए गए। और यह सच्चाई आज भी दुनिया के सामने ब्रिटिश शासन की क्रूर मानसिकता का सबसे काला प्रमाण है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में सच पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं उन लोगों की गवाही जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने अपनों को मरते देखा और जो किसी तरह मौत के उस जाल से बच निकले। इंडियन आई विटनेसेस की गवाही बताती है कि जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी, बिना किसी उकसावे, शांत भीड़ पर अचानक गोलियां चलवा दीं और फायरिंग तब तक जारी रखी जब तक अधिकांश लोग जमीन पर गिर नहीं गए, खून में लथपथ तड़पते हुए। सर्वाइवर्स ने वर्णन किया कि कैसे गोली लगने के बाद लोग इधर-उधर भागते हुए एक दूसरे पर गिरते जाते थे और चारों ओर इतनी चीख पुकार थी कि अपनी आवाज खुद सुनाई नहीं देती थी। महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें दीवार के कोनों में छुपाती रहीं, पर गोलियां वहां भी पहुंच जाती थीं। कई लोगों ने यह भी बताया कि कुएं में कूदना ही आखिरी तरीका था,
क्योंकि दीवारों पर चढ़ने वाले लोगों को सीधे निशाना बनाकर मारा जा रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स शुरू में लगातार यह दावा करते रहे कि भीड़ हिंसक थी, वहां अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही थी और सैनिकों ने आत्मरक्षा में फायर किया। लेकिन यह झूठ उन तमाम अंग्रेज अफसरों की अपनी गवाहियों से ही उजागर हो गया, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि न भीड़ हथियारबंद थी, न किसी भी तरह का हमला हुआ था। डायर ने खुद हंटर कमीशन में स्वीकार किया कि अगर गेट खुला रखा जाता तो लोग भाग जाते और सजा पूरी नहीं होती। यह बयान साबित करता है कि उसका इरादा केवल हत्या नहीं बल्कि दहशत फैलाना था। सर्वाइवर्स ने बताते हुए रोया कि घायल और तड़पते हुए लोगों को ब्रिटिश सोल्जर्स ने रात भर पानी तक नहीं पीने दिया और अगले दिन तक कई लोग इसी दर्द से मर गए। कई ब्रिटिश मिशनरीज ने भी गुप्त रूप से रिपोर्ट भेजी कि उन्होंने छोटे बच्चों के शरीरों के ढेर देखे जो अपनी मां की गोद में मरे पड़े थे। इंडियन विटनेसेस की आवाज एक ही सच बताती है, यह मासकर प्लान्ड था, क्रुएल्टी थी और इंपीरियल पावर की घमंड भरी चेतावनी थी। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मौत है। आज जब हम उन गवाहियों को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ आंकड़े नहीं दिखते, हमें वह डर, वह चीखें, वह खून और वह अन्याय महसूस होता है, जिससे दुनिया को पता चलता है कि इतिहास में लिखे नंबर नहीं, इंसानों की चीखें ज्यादा सच्ची होती हैं और वही इतिहास को जीवित रखती हैं। जालियनवाला बाग हत्याकांड के आंकड़ों को लेकर आज भी सबसे बड़ा झूठ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गढ़ा, क्योंकि वे इस नरसंहार की असल भयावहता दुनिया से छुपाना चाहते थे। जनरल डायर ने आधिकारिक रिकॉर्ड में लिखा कि सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाईं, लेकिन बाद में सामने आया कि दर्ज की गई गोलियों से ज्यादा फायर हुआ, क्योंकि कुछ सैनिकों ने अपनी राइफल्स में लकड़ी के टुकड़े डालकर गिनती में हेरफेर किया ताकि असल संख्या गुप्त रहे। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार मौत का आंकड़ा लगभग 379 बताया गया, लेकिन भारतीय नेतृत्व, कांग्रेस इंक्वायरी और आईविटनेस रिपोर्ट्स के अनुसार यह संख्या 1000 से 1500 के बीच थी, जबकि करीब 1500 से 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनमें से कई बाद में इलाज न मिलने से मर गए। कई स्वतंत्र विदेशी पत्रकार जैसे बेंजामिन हॉर्निमैन ने छुपाकर निकाली गई रिपोर्टों में यह खुलासा किया कि जमीन पर पड़े शवों की गिनती ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर रोकी ताकि असल सच्चाई कभी सामने न आ सके। रात भर घायल लोग चीखते रहे और ब्रिटिश सैनिकों ने किसी भी भारतीय को पास आने नहीं दिया, यहाँ तक कि पानी तक नहीं दिया गया, जिससे कई लोग तड़पकर मर गए। ये मौतें कभी ऑफिशियल काउंट में शामिल ही नहीं की गईं। अगले दिन अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और ब्रिटिश ट्रक्स में लाशों को भरकर बिना किसी प्रॉपर फ्यूनरल के ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ शवों को जल्दबाजी में एक गड्ढे में जलाया गया, कुछ को 20 शवों को एक ही जगह दफना दिया गया और कुछ को गुलशनेरीसा नामक कब्रिस्तान में बिना पहचान के दबा दिया गया। कुएं से निकाले गए शवों की संख्या को भी गुप्त रखा गया। एएसआई की बात की जांच में पता चला कि कुएं में 40-50 नहीं बल्कि 100 से अधिक शरीर थे। उस दिन खून इतना बहा कि जमीन का रंग बदल गया और आज भी वहां मिट्टी का रंग जगह जगह लाल दिखाई देता है। ब्रिटिश एम्पायर ने न सिर्फ भारतीयों को गोली मारी बल्कि उनकी मौतों को भी छुपाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली बल्कि इतिहास, आंकड़ों और मानवता को भी एडिट करने की कोशिश की। लेकिन सच हमेशा दबता नहीं और आज हर नया दस्तावेज यह साबित करता है कि जालियनवाला बाग सिर्फ एक मासकर नहीं था, यह ब्रिटिश रूल द्वारा किया गया सबसे बड़ा छुपाया गया वॉर क्राइम था, जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि इस घटना को एक मिलिट्री मिसजजमेंट के रूप में दिखाया जाए, न कि एक प्लान्ड मास मर्डर के रूप में। इसी के लिए 1920 में हंटर कमीशन बनाया गया, पर इसे सच उजागर करने के लिए नहीं
बल्कि जनरल डायर और ब्रिटिश एम्पायर की सुनियोजित रक्षा के लिए। कमीशन ने पीड़ितों और भारतीय नेताओं के बयानों को सीमित किया। कई आईविटनेसेस को बुलाया ही नहीं गया और जिन्हें बुलाया गया उनके बयान संपादित कर दिए गए ताकि ज्यादा निर्दयता वाले तथ्य छुपाए जा सकें। कई पुलिस व सैन्य अधिकारियों ने डायर की गलती मानने के बजाय स्टेटमेंट बदलकर बताया कि भीड़ खतरनाक थी, जबकि कोई हथियार, कोई हिंसा, कोई अटैक हुआ ही नहीं था। ब्रिटिश होम ऑफिस ने डेथ टोल जानबूझकर कम दिखाया, बच्चों महिलाओं के मरने की जानकारी हटाई, कुएं से मिले शवों का वास्तविक आंकड़ा गायब कर दिया। डायर ने खुद माना कि उसने भीड़ को चेतावनी दिए बिना गोली चलाई, लेकिन इंक्वायरी ने इस बात को पुअर जजमेंट कहकर नरसंहार को इंटेंशनलेस एक्शन की तरह पेश किया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश मीडिया को कठोर सेंसरशिप में रखकर किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे बेन्नेट हॉर्निमैन की रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लंदन में डायर को दोषी नहीं बल्कि सेवियर ऑफ द एम्पायर बताकर हीरो की तरह पेश किया गया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर मॉर्निंग पोस्ट ने उनके लिए 3 रुपए करोड़ से अधिक, आज की वैल्यू, का फंड इकट्ठा किया। चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर को क्रूर बताया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी मिलिट्री पेंशन तक नहीं छीनी, यानी आधिकारिक रूप से उसे कभी अपराधी माना ही नहीं गया। यह सब इसलिए क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती कि यह एक प्लान्ड पॉलिटिकल टेरर था, तो पूरी एम्पायर की सिविलाइजिंग मिशन की झूठी इमारत ढह जाती। इसलिए हंटर कमीशन सिर्फ एक व्हाइट वॉशिंग प्रोजेक्ट था, ताकि सच हमेशा दफन रहे और दुनिया ब्रिटिश रूल को अभी भी लॉ ऑर्डर दिखे। मगर इतिहास छुपा नहीं रह सकता। हर नया दस्तावेज यही साबित कर रहा है कि कवर अप भी क्राइम जितना बड़ा पाप था। जालियनवाला बाग नरसंहार ने भारत की चेतना को जिस स्तर पर झकझोरा, वह इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की यह घटना सिर्फ एक मैदान में हुई गोलीबारी नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया सबसे क्रूर प्रहार था जिसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। इससे पहले कई भारतीय, खासकर शिक्षित वर्ग, अब भी यह मानना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन सुधार लाएगा, लेकिन जनरल डायर द्वारा निर्दोष लोगों पर खुली फायरिंग और उसके बाद दिखाए गए ठंडे रवैये ने साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज का मूल आधार आतंक, नस्लवाद और सत्ता के दर्प पर टिका है। इसी घटना के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक निर्णायक मोड़ लिया, क्योंकि यह वह क्षण था जहां लोगों ने ठान लिया कि अब सिर्फ याचिकाओं और दरख्वास्तों से आज़ादी नहीं मिलने वाली, अब संघर्ष खुले रूप में होगा। देश भर में आक्रोश की लहर फैल गई और इस आक्रोश को दिशा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। टैगोर, जिन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने इस अत्याचार के विरोध में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वह सम्मान लौटा दिया। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा, द टाइम हैज कम व्हेन बैजेस ऑफ ऑनर मेक आर शेम ग्लेरिंग। उनका यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में नैतिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। दुनिया भर के समाचार पत्रों में यह हेडलाइन बनी और ब्रिटिश एम्पायर पहली बार वैश्विक मंच पर शर्मिंदा हुआ। दूसरी ओर महात्मा गांधी की विचारधारा में इस घटना ने एक गहरा परिवर्तन ला दिया। वह जो अब तक मॉडरेट तरीके से अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति अपनाए हुए थे, अब उन्हें समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार लोकतंत्र की नहीं, केवल दमन की भाषा समझती है। उन्होंने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, सरकारी स्कूलों में अदालती सेवाओं को छोड़ने, खादी अपनाने और स्वराज की मांग को राष्ट्रीय स्वर देने का आह्वान किया, जिससे पूरे भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना को ऊर्जा मिली। इस घटना ने केवल नेताओं को नहीं, बल्कि सामान्य जनता, किसानों, छात्रों, महिलाओं और यहाँ तक कि व्यापारी समुदाय को भी क्रांति की राह पर ला खड़ा किया, क्योंकि सबको महसूस हुआ कि अगला निशाना कोई भी हो सकता है। पंजाब में यह गुस्सा सबसे अधिक था। लाला लाजपत राय, उधम सिंह,
भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी युवाओं के अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला इसी घटना के बाद पनपी। इतिहासकार लिखते हैं कि जब किशोर भगत सिंह ने जालियनवाला बाग की रक्त से रंगी मिट्टी को मुट्ठी में भरा था, उसी क्षण उनके जीवन का लक्ष्य तय हो चुका था। आजादी या बलिदान, ब्रिटिश शासन का नैतिक आधार टूट चुका था और भारतीयों की मनोवैज्ञानिक जंजीरें भी। यह नरसंहार भारत में पैसिव पॉलिटिक्स का अंत और एक्टिव रेजिस्टेंस की शुरुआत था। न्यूज़पेपर्स बैंड हुए, पत्रकारों को जेल में डाला गया, लेकिन आवाजें रुकने की बजाय और बुलंद हुईं। इस घटना ने भारत को एकजुट किया। हिंदू मुस्लिम सिख सभी एक साथ उठ खड़े हुए, क्योंकि अन्याय की गोली ने सभी की छाती को एक साथ छलनी किया था। जालियनवाला बाग भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में वह बिंदु बना जहां देश ने निश्चय किया, अब स्वतंत्रता कोई निवेदन नहीं बल्कि अधिकार है और इसे हम छीन कर लेंगे। जालियनवाला बाग नरसंहार के बाद पूरे भारत में गुस्सा भड़क उठा और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि वह इस घटना की जांच करवाए, लेकिन सवाल यह था कि क्या अंग्रेज खुद अपने ही अपराध की निष्पक्ष जांच होने देंगे। इसी दबाव में नवंबर 1919 में हंटर कमीशन बनाई गई, एक ऐसा आयोग जिसमें सिर्फ एक भारतीय सदस्य था और बाकी सभी ब्रिटिश, जबकि नरसंहार भारतीयों के खिलाफ हुआ था। यह शुरुआत ही इस बात का संकेत थी कि यह आयोग सच्ची न्याय व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश छवि को बचाने के लिए बनाया गया है। कमीशन ने जनरल डायर से सवाल पूछे, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे बाग के अंदर मौजूद असली मृतकों की संख्या, ब्रिटिश ट्रूप्स द्वारा लाशों को रात में बिना किसी रिकॉर्ड के हटाना और जख्मी लोगों को सहायता देने से सैनिकों का इनकार। डायर ने स्वीकार किया कि उसने भीड़ को बिना चेतावनी गोली मारने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वह भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद आयोग ने उसके इस कृत्य को गलत निर्णय तो कहा, पर अपराध घोषित करने से बच गया। यही नहीं, उसने डायर को माफ कर दिया, यह कहकर कि उसे गलत सूचना मिली थी और स्थिति तनावपूर्ण थी। यह पूरा तर्क उन सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत का अपमान था। कमीशन ने ब्रिटिश कॉलोनियल ब्रूटैलिटीज जैसे क्रॉलिंग ऑर्डर, सार्वजनिक कोड़े, पंजाब में प्रेस सेंसरशिप और स्कूल कॉलेज बंद करवाने जैसी घटनाओं को व्यापक रूप से छिपा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई गवाहों को जानकर कमीशन में बुलाया ही नहीं गया, विशेषकर भारतीय डॉक्टर्स और आईविटनेसेस जिन्होंने जख्मियों को बचाने की कोशिश की थी। इसके विपरीत ब्रिटिश अधिकारियों के बयान को अधिक विश्वसनीय मानकर रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कमीशन ने यह भी माना कि भीड़ कानून तोड़ रही थी और ब्रिटिश बैकलैश आवश्यक था। यह नैरेटिव जालियनवाला बाग को एक प्लान्ड मासकर से हटाकर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू की तरह दिखाने की राजनीतिक चाल थी। परिणामत डायर को न तो जेल हुई न कोर्ट मार्शल, बल्कि ब्रिटेन में उसे हीरो कहकर सम्मानित किया गया। फंडिंग कैंपेन्स चलाई गईं और उसे एक राष्ट्रीय रक्षक के रूप में पेश किया गया। भारत में लोग इस रिपोर्ट को पढ़कर उबल पड़े। गांधी ने कहा कि यह रिपोर्ट न्याय नहीं बल्कि अपराध को वैधता देने की कोशिश है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सरदार उधम सिंह जैसे नेताओं ने इसे ब्रिटिश शासन की मौत की घंटी करार दिया। यह घटना और फिर हंटर कमीशन की यह बियास्ड रिपोर्ट भारतीयों की आखिरी उम्मीद भी छीन ले गई। सबको साफ समझ आ गया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास इंडियंस के लिए कभी न्याय था ही नहीं। अब यदि भारत को न्याय चाहिए तो उसे आजादी चाहिए। हंटर कमीशन इतिहास में आज भी एक पॉलिटिकल व्हाइट वॉश और शेमफुल कवर अप के रूप में याद किया जाता है, जिसने यह साबित कर दिया कि यह जांच नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर की प्रोपेगेंडा मशीनरी थी। और इसी कमीशन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र, अधिक एकजुट और अजेय बना दिया। जनरल डायर को भारत में इतिहास का सबसे बड़ा कसाई कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी समय ब्रिटेन में उसे एक नेशनल हीरो, सेवियर ऑफ द एम्पायर और डिफेंडर ऑफ ब्रिटिश रूल कहकर महान बताया गया।
और यह प्रश्न हर भारतीय के मन में उठता है कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना चेतावनी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसे इतिहास में सबसे क्रूर नरसंहारों में गिना जाता है, वह ब्रिटेन में एक हीरो की तरह सम्मानित हुआ। इसका असली कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता, नस्लीय श्रेष्ठता के विचार और इंपीरियल प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, जो उस घटना को ब्रिटिश राज की विक्ट्री ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में प्रचारित कर रही थी। ब्रिटिश समाज उस समय यह सोचता था कि अगर भारत जैसी विशाल क्रांतिकारी देशों से भरी कॉलोनी को नियंत्रण में रखना है तो फियर रूल यानी आतंक के जरिए शासन ही एकमात्र तरीका है, और डायर ने वही किया जो ब्रिटेन के साम्राज्यवादी समर्थक चाहते थे। जलियांवाला बाग मासकर के तुरंत बाद ब्रिटेन में कंसर्वेटिव पार्टीज और इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि डायर को एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया जिसने इंडियन रिबेलियन को रोककर ब्रिटिश लाइव्स बचाई, जबकि असलियत में वहां कोई हिंसा नहीं हो रही थी। सब निहत्थे निर्दोष नागरिक थे। फिर भी न्यूज़पेपर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स और आर्मी ऑफिशियल्स ने डायर को एक पैट्रियोटिक सोल्जर बना दिया। लंदन में न्यूज़पेपर द मॉर्निंग पोस्ट ने तो उसके पक्ष में बड़ी फंडरेजिंग कैंपेन चलाई, जिसमें लगभग 26,000 पाउंड, आज के करोड़ों रुपए के बराबर, डायर को धन्यवाद उपहार के रूप में दिए गए ताकि उसकी सेवाओं की सराहना की जा सके। ब्रिटेन के कई नागरिकों का मानना था कि भारतीयों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है, उन्हें यदि थोड़ी छूट दी जाए तो वे विद्रोह करेंगे, और जनरल डायर ने वह संदेश दिया था कि रूल ऑफ व्हाइट ओवर ब्राउन चैलेंज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी दो राय बन गई थी। एक तरफ वह लोग थे जो मानवता और न्याय की बात करते थे और कहते थे कि डायर एक क्रूर हत्यारा है जिसने ब्रिटिश ऑनर को बदनाम किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा गुट था जो कहता था कि डायर ने सही किया। वह हिंदुस्तानियों को उनकी औकात दिखाना चाहता था और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसकी कठोरता जरूरी थी। यहीं से कॉलोनियल प्रोपेगेंडा ने इस घटना को मिलिट्री नेसेसिटी का रूप दे दिया। ब्रिटेन के लोगों को यह बताया गया कि अगर डायर उस दिन गोली न चलाता तो हजारों ब्रिटिश मारे जाते, इंडिया में बड़ा विद्रोह हो जाता और एम्पायर टूट जाता, जबकि यह सिर्फ एक झूठा डर था जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ब्रिटिश समाज में भारतीयों को नीचा और असभ्य दिखाकर उन्हें दबाना ही एम्पायर की नीति थी, और डायर की कार्रवाई इस नस्लवादी सोच को परफेक्टली फिट करती थी, इसलिए उसे नेशनल प्राइड का प्रतीक बना दिया गया। इतना ही नहीं, उसे द मैन हु सेव्ड इंडिया जैसे खिताब दिए गए, जबकि उसने भारत को दर्द, खून और डर दिया, लेकिन कॉलोनियल ब्रिटेन ने उसे ब्रिटिश करेज की मिसाल कहा। यह पूरा खेल इंपीरियल साइकोलॉजी का था, जहां अपराधी को अच्छा और शिकार को गलत दिखाया गया। दुखद बात यह है कि जिस आदमी को भारत आज भी शाप देता है, उसी आदमी को ब्रिटेन ने मेडल ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट और धन देकर उसका स्वागत किया। यह कहानी याद दिलाती है कि कैसे प्रोपेगेंडा इतिहास को बदल देता है, क्रूरता को हिम्मत कहकर बेचा जाता है और हत्या को शासन कहकर छिपाया जाता है। लेकिन आज सच सबसे ऊंचा खड़ा है। जनरल डायर एक मास मर्डरर था, है और रहेगा, चाहे ब्रिटेन ने उसे कितने ही सम्मान से क्यों न नहलाया हो। भारत की धरती उसे केवल एक नाम से याद करती है, जलियांवाला बाग का कसाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि भारत के फ्रीडम मूवमेंट का ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जिसने पूरे राष्ट्र की चेतना को बदल दिया और ब्रिटिश राज की असलियत को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों पर की गई सुनियोजित गोलीबारी ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटेन का शासन कभी भी न्याय, सभ्यता और लोकतंत्र पर आधारित नहीं था, बल्कि यह आतंक, नस्लवाद और लोहे की जंजीरों से बंधी तानाशाही थी, जिसने भारतीयों को महज विद्रोही प्रजा समझकर उनके मानवाधिकारों को कुचल दिया।
इस घटना के बाद भारतीयों के मन में चलने वाली किसी भी प्रकार की लिबरल ब्रिटिश रूल की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई और ट्रस्ट इन ब्रिटिश जस्टिस नामक विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। गांधी जी ने यहीं से समझा कि भिक्षा मांगकर स्वराज नहीं मिलेगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ खड़ा होकर सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति से अंग्रेजों के दमन का सामना करना होगा। इसलिए उन्होंने रोलैट एक्ट के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव रखी, जिसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य धारा में ला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब अपमान नहीं सहने वाला, और यह कदम ब्रिटिश एम्पायर की नैतिक प्रतिष्ठा पर ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। इस घटना के बाद भारतीय नेताओं ने समझा कि ब्रिटिश कभी भी इंडियंस की रक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए मौजूद हैं, और यह राष्ट्रव्यापी गुस्सा गांव-गांव, शहर-शहर फैलकर एक नई क्रांति की चिंगारी बन गया। इस नरसंहार ने किसानों, छात्रों, महिलाओं, श्रमिकों, हर वर्ग को एकजुट कर दिया, और इसी एकता ने आगे जाकर क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और देशव्यापी बहिष्कार को जन्म दिया। ब्रिटिश सरकार के लिए यह मासकर एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मिस्टेक था, क्योंकि इसका परिणाम उल्टा हुआ। भारतीय पहले जहां सुधार और अधिकार मांगते थे, अब उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटेन की छवि धूल में मिल गई। अमेरिकन, आयरिश और कई यूरोपीय पत्रकारों ने सवाल उठाए कि ब्रिटिश कैसे खुद को सिविलाइज्ड कह सकते हैं, जबकि वे निर्दोषों के खून पर एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। हंटर कमीशन की लीपापोती ने भारतीयों को और साफ समझा दिया कि यहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार है और आज़ादी ही एकमात्र मार्ग है। जलियांवाला बाग की दीवारों पर लगे गोलियों के निशान, वह कुआं जिसमें महिलाएं बच्चे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश में शहीद हुए, और सैकड़ों अनाम मृत शरीर, ये सब आज भी गवाह हैं कि कैसे एक क्रूर शासन ने भारतीयों को पीड़ा दी। लेकिन वही दर्द भारत का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। अब आज़ादी लेकर ही रहेंगे। इस घटना ने एक स्लेव नेशन को वॉरियर नेशन में बदल दिया, जहां डर खत्म हुआ और उसके स्थान पर क्रांतिकारी साहस पैदा हुआ। और यही वह मोड़ था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जलियांवाला बाग हमारे इतिहास का दुख है, लेकिन वह दुख ही हमारी आज़ादी की सबसे मजबूत नींव भी बना, और हर भारतीय यह याद रखता है कि जिन्होंने वहां अपना खून बहाया, वही आज हमारे स्वतंत्र भारत की धड़कन हैं।